हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं सीनियर ऑडिटर BS16 का 30 अगस्त 2021 को कंडक्ट होने वाला टेस्ट, जो कि सेकंड टाइम हुआ 2 PM से 3:40 PM। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले पेपर आप तक पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं। सर्वेंट इज़ मेकिंग टी। तो ये जो वर्ब इस्तेमाल हुई है ये है एक्शन वर्ब या वर्ब ऑफ एक्शन। सेकंड है ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। थर्ड है ही एंड आई आर प्लेइंग, वो और मैं खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आई एज वेल एज ही इज़ इन द मीटिंग, मैं और वो मीटिंग में हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द ओनली सन ऑफ द फार्मर इज़ डाइड, सिर्फ फार्मर का बेटा जो है वो फौत हो गया है। नेक्स्ट है यू नीड नॉट टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आई एम सीनियर टू हिम, मैं उससे सीनियर हूँ। 8 है ही मस्ट गो, उसको लाजमी जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है द टीचर टोल्ड मी फ्रैंकली दैट द सन वुड फेल्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। तो टीचर ने फ्रैंकली कहा कि तुम्हारा बेटा फेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आई मेक हिम टू राइट अ लेटर फॉर मी, मैंने उससे कहा मेरे लिए ख़त लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 है दिस पॉलिसी हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल, तो ये पॉलिसी मुकम्मल तौर पर कामयाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है विटामिन्स कीप और बॉडी फिट, विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। ही इज़ टॉलर देन आई, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आई है। क्वेश्चन 14 है दिस बुक डैश टू हिम बाय मी, दिस बुक, यहाँ पे जो ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा, तो दिस बुक हैज़ गिवन आ सकता था, यहाँ पे राइट आंसर जो हो सकता था, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। क्वेश्चन 15 है हैड ही वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। 16 है ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या था। वेयर विल यू स्पेंड योर नेक्स्ट संडे, तो तुम अपना अगला संडे कहाँ गुजारोगे, तो यहाँ पे विल यू बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 18 है ही इज़ टेलर देन आई, तो यहाँ पे आई जो है राइट आंसर है। आई वॉन्ट टू परचेज 100 फीट मेजरिंग टेप, मैं 100 फीट लंबी मेजरिंग टेप जो है वो परचेज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है वी गो टू मरी इन समर वेकेशंस, हम गर्मियों की छुट्टियों में मरी गए। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो है इंग्लिश पोर्शन वो ख़त्म हो गया है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं जिसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, पेंशन और बजटिंग के। तो स्टार्ट करते हैं 21 डिफरेंस बिटवीन जॉब टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम इज़ आइडल टाइम। जॉब टाइम और अटेंडेंस टाइम के दरमियान वाला जो टाइम है उसको कहते हैं आइडल टाइम। क्वेश्चन 22 है ओवरहेड कॉस्ट इज़ द टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगा। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनको ये
इनविटेशन दिया जाता है कि आप जो हैं वो शेयर्स मज़ीद ख़रीद सकते हैं, तो वो राइट शेयर्स कहलाते हैं। ऑपरेटिंग कास्ट इज़ सूटेबल फॉर सर्विस इंडस्ट्री, तो यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, सेंटर विच रिकॉर्ड बोथ प्रॉफिट एंड कॉस्ट इज़ प्रॉफिट सेंटर। यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट एंड कॉस्ट दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं उसको कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। 27 है, इन गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस द कॉस्ट यूनिट इज़ कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 28 है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइटम ऑफ कॉस्ट ओवर सेवरल कॉस्ट सेंटर इज़ नाउन एज कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। 28 है, डिफाइन व्हेन लोअर डेट इक्विटी रेशियो, तो यहाँ पे आएगा जहाँ पे लोअर डेट इक्विटी रेशियो वहाँ पे हायर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को की प्रोटेक्शन जो है वो हायर होती है वहाँ पे जहाँ पे लोअर डेट इक्विटी रेशियो हो। अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड इज एन एंड रादर हैज़ अ मीन टू एन एंड। क्वेश्चन 30 है, विद इन शॉर्ट पीरियड एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो शॉर्ट पीरियड में जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सके उनको कहते हैं करंट एसेट्स, ऑप्शन ए। जो सेल है क्रेडिट प्लस कैश कॉल्ड टर्नओवर, तो क्रेडिट और कैश सेल्स को कहते हैं टर्नओवर। 32 है, रिटन एविडेंस सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो जो रिटन एविडेंस होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं वाउचर, ऑप्शन सी। 33 है, अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंस गेन एंड लॉसेस, उसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। गेन लॉसेस एक्सपेंसेस इनकम जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स आते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, और एसेट्स जो हैं उनको कहते हैं रियल अकाउंट्स, और पर्सन्स क्रेडिटर्स और डेटर्स के जो अकाउंट्स होते हैं उनको कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। तो ये 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। स्टेटमेंट इज शेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटस एट अ गिवन टाइम, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है फाइनेंशियल स्टेटस जो शो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे कहते हैं बैलेंस शीट। 35 है, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, जो एक्सपेंस और रेवेन्यू को स्पेसिफिक टाइम में हमें स्टेटस दे उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस पर्पज़ के लिए प्रिपेयर की जाती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है वो एनुअली प्रिपेयर की जाती है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एबिलिटी मेट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आउट ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, तो ये है लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन 39 है, इट डिफाइंस व्हाट लोअर द डेट इक्विटी रेशियो, जहाँ पे लोअर द डेट इक्विटी रेशियो हो वहाँ हायर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स होता है। नेक्स्ट है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी whose total capital can be divided into many shares are called company, तो जिसके शेयर्स काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाए, जनरल पब्लिक को इशू हो जाए और उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो तो उसको कहते हैं कंपनी, या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी इसको कहते हैं। द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज कॉल्ड, तो बेनिफिट जो होते हैं ग्रॉस इनफ्लो होता है वो इनकम को होती है, इनकम को कहते हैं। इक्विटी कैन बी वेल डिफाइंड, इक्विटी जो होती है वो लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस होती है, जो ऑनर्स इक्विटी होती है वो लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस होती है, क्योंकि जब कारोबार ऑनर स्टार्ट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल क्या है, ऑनर्स इक्विटी, तो इक्विटी क्या हुई, लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। इफ़ डैश इंक्रीज विल इंक्रीज द कैपिटल, इफ़ रेवेन्यू इंक्रीज विल इंक्रीज द कैपिटल, जब रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है। डैश शुड बी
डिस्क्राइब्ड व्हेन दैट शुड बी डेबिटेड व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जब कस्टमर चीज़ें वापस करता है तो उसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिटर्न को कहते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। 46 है, अ कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ शेयर्स बियॉन्ड द मैक्सिमम अमाउंट इज़ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल से ज़्यादा जो है वो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस राइट शेयर्स आर द शेयर्स। तो राइट शेयर्स जो हैं वो क्या हैं, ऑफर्ड द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये इशू किए जाते हैं, जिनको इनविटेशन दिया जाता है कि वो इनको बाय कर लें, उसको राइट शेयर्स कहते हैं। द पर्पज़ टू मेंटेन परचेज बुक टू रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आएगा परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि ऑल क्रेडिट परचेज और ऑल कैश परचेजेस जो हैं वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि परचेज ऑफ गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन है, क्योंकि बेयर चेक भी चेक की एक किस्म है, ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्रॉस चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एंड नन ऑफ दीज ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर है। एन अकाउंटेंट शुड बी anticipate profit but must provide for all यहाँ पे एक वर्ड की जो है वो सही समझ नहीं आ रही। दिस कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, ये तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी इसको कह सकते हैं। If the date of maturity of a bill is a holiday, then bill will mature on preceding working day। तो जो बिल है वो preceding working day, उससे नेक्स्ट जो वर्किंग डे आएगा उसको पे किया जा सकता है। द मीनिंग ऑफ रिजर्व कैपिटल इज़, तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है लेकिन अभी अनकॉल्ड होता है, कंपनी के पास पड़ा होता है, तो उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। द बैलेंस इन पैटी कैश इज़ एसेट, पैटी कैश में जो बैलेंस होता है क्योंकि वो कैश होता है इसलिए उसको एसेट कहते हैं। ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विच एरर कैन नॉट बी रिवील्ड, तो कंपनसेटरी एरर्स जो है वो रिवील नहीं होता क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट जो है उसके कंपनसेट हो जाते हैं, अमाउंट सेम होती है इसलिए उसका पता नहीं चलता। विच कवर्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजटिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट दैट पार्ट ऑफ द मास्टर बजट आर क्लासिफाइड एज ए फाइनेंशियल बजट, तो इसको फाइनेंशियल बजट से क्लासीफाई करते हैं। इन डेवलपिंग ऑपरेटिंग बजट द थर्ड स्टेप इज़ मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर, तो प्रोडिक्शन जो है वो बनाई जाती है फ्यूचर के लिए, तो ये थर्ड स्टेप है इसका। व्हाट विल बी द मैन्युफैक्चरिंग बजट इफ़ द इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर इज़ $20,000, पावर कॉस्ट इज़ $5,000, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइज आर ऑफ $10,000। तो अगर इनको सम अप करें तो $35,000 बनता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सप्लाइज और मेंटेनेंस नहीं आती, इसलिए 20,000 में से 5,000 पावर के लेस करें तो 15,000 राइट आंसर है। इन डेवलपिंग ऑपरेटिंग बजट द लास्ट स्टेप इज़ इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, तो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना लास्ट इसका स्टेप है ऑपरेटिंग बजट का। द कॉस्ट ड्राइवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इन मास्टर बजट आर, तो ये दोनों हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स भी हैं और सेटअप लेबर आवर्स भी हैं, बोथ हैं एंड बी। द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड अमाउंट एंड द एक्चुअल रिजल्ट इज़ क्लासिफाइड एज वेरिएंस, तो बजटेड अमाउंट और एक्चुअल जो रिजल्ट होता है उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं वेरिएंस। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है वेरिएंस एनालिसिस का। प्रॉफिट सेंटर इज़ द डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू द मैनेज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट रेवेन्यू कंट्रोल करने के लिए प्रॉफिट सेंटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग
term is used for the larger number of manager subordinates and the higher level manager। तो इसका मुझे भी नहीं पता है, इसलिए none of these जो है ऑप्शन मुझे तो लग रहा है। A manager who is responsible for only the cost of the company belongs to cost center। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, असाइनमेंट ऑफ टास्क ऑफ अ मैनेजर हु आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस इन कंट्रोलिंग एंड बजटिंग ऑफ रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड एज एक्शन प्लान। तो ये जो रिसोर्स क्लासीफाई करते हैं इसको एक्शन प्लान कहते हैं। द अफेक्ट ऑफ एवरी एडजस्टिंग एंट्री इज इनकम स्टेटमेंट, अकाउंट ओनली, बैलेंस शीट ओनली। तो ये एडजस्टिंग एंट्री का इफेक्ट जो है वो दोनों साइडों पे जा सकता है, तो बोथ ए एंड बी। व्हाट अकाउंटिंग टर्म इज गिवन टू द आउटस्टैंडिंग ऑन द मंथ 1 month रेंट इफ अ बिजनेस पे फॉर ओनली 11 months रेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो जो 1 month का रेंट जो है वो पेएबल, जो टर्म यूज़ होगी उसके पेएबल रेंट की होगी। The requirement of an audit report for a banking company is in Pakistan is under the Banking Companies Ordinance 1962। The purpose of adjusting entry जो है वो ये तमाम पर्पस जो है adjusting entries में हो सकते हैं। assigning revenue to the period which of they are occurred, help to properly measure the periods, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट टू कंट्रोल बैलेंस। तो यहाँ पे सब के सब जो है वो पर्पस हो सकते हैं एडजस्टिंग एंट्री के। 69 है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अनअर्नड इनकम। तो अनअर्नड इनकम की एग्जाम्पल है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर से एडवांस तो रिसीव कर लिया, फॉर अ परचेज ऑर्डर प्लेस बाय हिम, लेकिन अभी परचेज ऑर्डर प्लेस हुआ है, उसके अगेंस्ट हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो ये अनअर्नड इनकम हुई। द पोर्शन ऑफ कॉस्ट एक्सपायर ड्यूरिंग अ ईयर इज एक्सपेंस। जो पोर्शन ऑफ कॉस्ट एक्सपायर हो गया उसको एक्सपेंस कहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एडजस्टिंग एंट्री। तो डेबिट कैश और क्रेडिट अनअर्नड रेवेन्यू, तो ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है। पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज, तो यहाँ पे जो टू शो द प्रोविजन प्रॉफिट, टू शो द प्रीवियस प्रॉफिट, ये डेप्रिसिएशन का पर्पस नहीं है। टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ये भी डेप्रिसिएशन का पर्पस नहीं है। टू रिड्यूस टैक्स, ये भी डेप्रिसिएशन का पर्पस नहीं है। नन ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन द अकाउंट्स इज टू मेक कैश अवेलेबल टू रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। डेफर्ड टैक्सेशन इज फिक्स्ड, डेफर्ड टैक्सेशन इज़ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है लेकिन फिक्स लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी है तो ये ओनर्स इक्विटी का पार्ट है। द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कांस्टेंट रहती है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इन द टोटल कैन नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट की मार्केट वैल्यू से इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। 77 है, द डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज़ कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में कैलकुलेट की जाती डेप्रिसिएशन। डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेज वैल्यू इज़ एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू। तो सॉल्वेज वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू। 79 है, अंडर द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू। तो डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग मार्जिन जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे ली जाती है हर साल। बिकमिंग आउट ऑफ डेट और ऑब्सोलीट इन अकाउंटिंग इज़ नोन एज ऑब्सोलिसेंस। तो यहाँ पे जो चीज़ पुरानी हो जाए, ओल्ड हो जाए या यूज़ हो जाए तो उसको ऑब्सोलिसेंस कहते हैं। इन विच
द कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैज़ द राइट टू सेल एन एसेट एट स्पेसिफिक पीरियड फॉर प्रीडिटर्मिनिंग प्राइस दैट कॉन्ट्रैक्ट इज क्लासिफाइड एज रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आएगा। द मोस्ट हाई ऑप्शन प्राइस इन फाइनेंशियल प्लानिंग विल लीड टू स्मॉलर ऑप्शन पीरियड। तो व्यूअर्स अभी तक 82 क्वेश्चन मिले थे जो आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आप फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो नेक्स्ट पेपर तक के लिए बाय बाय।